हो सकता है ये वीडियो आपको ट्रिगर करे, आपके ओपिनियन से मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वीडियो अंत तक देखें। फिर भी अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो गलत लगता है तो आप जानते हो कि आपको क्या करना है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोस में लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि फार्मिंग पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, किसान की कमाई बड़ी कंपनीज खा जाती है और उनकी समस्या कभी भी कम नहीं होती। दोस्तों, दरअसल फार्मिंग हमारे देश का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट आज बन चुका है। बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीके से हमारे देश में फार्मिंग की जाती है और फार्मर्स कितनी भी मेहनत करे, कितने भी प्रयास करे, फिर भी देश की ग्रोथ में फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाता और ना ही फार्मर अपने खुद के नीड्स फुलफिल कर पाता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? दोस्तों, कुछ चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में किसानी या खेती आज किस तरीके से की जा रही है। तो दोस्तों, पहले एक बात समझते हैं कि हमारे देश में आज किसानी कितने बड़े पैमाने पर होती है। आज इंडिया में 61.1% जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग से अपना गुजारा चलाती है और खेती पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जबकि फार्मिंग हमारे देश की इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ 16.3% पैसा लाती है। मतलब बचे हुए 38.9% लोग जीडीपी का 83.7% पैसा लाते हैं। यानी आधे से ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो जीडीपी का 20% पैसा भी नहीं ला पाते और बचे हुए लोग मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसके कारण ये तो हम समझ पा रहे हैं कि इंडिया में फार्मिंग बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट तरीके से हो रही है। और इसमें दोस्तों हमारे फार्मर्स की गलती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें फार्मिंग करने के तरीकों पर मजबूर किया गया है उसकी है। वो कैसे? दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के साथ ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप बर्फी बना रहे हो। आप करते क्या हो कि आप दूध, मावा, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीजें बर्फी बनाने के लिए जरूरी है वो चीजें एक साथ लाते हो, रेसिपी फॉलो करते हो और आपको एंड में एक बैटर मिलता है जिससे आप किसी ट्रे में फैलाते हो और ठंडा होने के बाद में बर्फी के कई सारे टुकड़े करते हो। इसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। आपने एक बार में कई सारे बर्फी के टुकड़े बना दिए। लेकिन सपोज अभी आप बर्फी पीस बाय पीस बना रहे हो, यानी एक पीस के लिए थोड़ा सा दूध, थोड़ी चीनी, उसे गैस पर अपने चढ़ाकर पकाया और एक बर्फी जैसे पीस में एंड में उसको अपने मोल्ड करके ठंडा किया। लेकिन दोस्तों, ऑब्वियसली आपके मन में ये चीजें सामने आ ही गई होगी कि ये प्रोसेस तो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। इस सेकंड प्रोसेस के जरिए बर्फी बनाने के लिए दूध ज्यादा लगेगा, गैस ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, फिर भी आउटपुट तो सेम ही रहेगा। और आज इंडियन फार्मिंग के साथ यही हो रहा है। दोस्तों, आज देश में एक एवरेज फार्मर के पास में सिर्फ 1.08 हेक्टेयर की जमीन है और ये जमीन की साइज साल दर साल घटते ही जा रही है। जबकि अगर आप कोई डेवलप्ड देश की बात करो तो यूएस जैसे देश में हर एक फार्मर के पास में एवरेज खेती की जमीन 179 हेक्टेयर्स की होती है। यानी ऑलमोस्ट हमारे देश में जितनी एवरेज फार्म साइज है, यूएस की फार्म साइज उससे 180 टाइम्स ज्यादा है। इसके कारण इंडियन फार्मर्स कभी भी मास प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास साइज का बहुत बड़ा लिमिटेशन है। हमारे देश में किसी 100 एकड़ जमीन में जितना प्रोडक्शन निकल सकता है उससे कहीं ज्यादा कम निकलता है, जबकि एट द सेम टाइम कोई भी डेवलप देश में 100 एकड़ जमीन में जितना ज्यादा प्रोडक्शन निकाला जाता है उसका 100% ऑब्टेन भी किया जाता है और ज्यादा आउटपुट निकलता है। क्योंकि दोस्तों, बड़ी खेती में जो फार्मर होता है उसे हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन बनाना, अपने प्रोड्यूस को बड़े स्केल पर बेचना, नेगोशिएटिंग पावर, ये सारी चीजें एज बेनिफिट्स आते हैं किसी भी बड़े खेत के। जबकि छोटे किसान दूसरों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और ये सारी चीजें वो खुद से नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में जितने फार्मर्स है उन्हें खेती छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ कुछ बड़े फार्म जिनके पास बड़ी जमीनें होगी वही बचनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर लॉजिकल बात करूं तो यही सच बात है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को किसानी से बाहर निकालना ही हमारे देश के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर ये जो 61.1% लोग हैं ये 10% तक भी कम हो जाता है तो फार्मिंग इनक्रेडिबली सस्ती हो जाएगी। एक पावर जो फार्मर के पास में होती है अपने खुद के प्रोड्यूस के ऊपर, वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। उसे अपने खेत में ट्रैक्टर के अलावा भी जो हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्रोसेसेस होती है वो यूज कर सकता है। मार्केट में उनका नेगोशिएटिंग पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके कारण हेक्टर वाइज जिस कीमतों पे वो चीजें आज प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा सस्ती तरीकों से कर पाएंगे। लेकिन इसके कारण एक सवाल उठता है कि ये जो 51.1% लोग बचेंगे वो क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये चीजें समझने के लिए हमें कुछ और चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं सेक्टर एलोकेशन। दोस्तों, दुनिया में वर्कफोर्स के 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और लास्ट होता है टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन जैसी बेसिक जॉब्स आते हैं।
इसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर में आपको मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इन जैसे जॉब्स नजर आएंगे, जबकि टर्शियरी सेक्टर में आपको IT सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस इन जैसी इंडस्ट्रीज नजर आएगी। दोस्तों इंडिया में आज सिर्फ 17.2% लोग ऐसे हैं जो टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन 17.2% लोगों से GDP का 49.88% पैसा आता है। एक बार फिर से आप कंपेयर करके देखो कि 61.1% लोग बना रहे हैं 16.3% आउटपुट टू द GDP, जबकि 17.2% लोग बना रहे हैं 49.88% ऑफ द GDP। इसी कारण ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो किसी भी देश के लिए GDP के कंट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा भाग होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सेक्टर्स होता है पूरे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आप अगर किसी भी डेवलप देश के ग्राफ देखते हो इन सेक्टर एलोकेशंस के, तो आपको नजर आएगा कि हमेशा कोई भी विकसित देश जो होता है उसके अंदर टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में ही ज्यादातर लोग काम करते हैं, जबकि फार्मिंग में बहुत कम लोग होते हैं। दोस्तों इन विकसित देशों में जमीन जिस पर खेती की जाती है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जितनी ज्यादा जमीन पर 10-15 साल पहले खेती होती थी उतनी ही जमीन पर आज भी वहां पर खेती की जाती है, लेकिन सिर्फ उन पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, ना कि फार्मलैंड्स की। और आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से हम जो ये 51.1% लोग बचे हैं उन्हें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ट्रांसफर कर पाए। और दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म चेंज होगा। हमें जॉब क्रिएशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इन चीजों में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी और धीरे धीरे हमारे देश के फार्मर्स सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो आपकी फैमिली खुद फर्स्ट या सेकंड जनरेशन ऐसी होगी जो फार्मिंग से निकलकर सिटीज में या टाउन्स में दूसरे तरीके के बिजनेसेस या जॉब कर रही है। और ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पहले की जनरेशन फार्मिंग ही करती थी, लेकिन आज आपने अपना वे ऑफ लाइफस्टाइल बदल दिया है। और किसी भी डेवलप देश का टारगेट यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फार्मिंग से हटाकर वो देश की बाकी सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करने में हिस्सेदार बनाएं। दोस्तों जब कोई किसान या उनके बच्चे फार्मिंग छोड़ के सिटी में अच्छा जॉब ज्वाइन करते हैं या कभी कभी पूरे फैमिली दूसरे चीजों की तलाश में शहर में आती है, तो लोग कहने लगते हैं कि खेती को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पर फार्मर और उसके फैमिली की ही ग्रोथ हो रही होती है। शहरों में इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है और खेती की जमीन कई बार लोग बेचते भी नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो फार्मिंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास फार्मलैंड गांवों में होगा जहां पर कोई और कमीशन बेसिस पे फार्मिंग करता होगा। और दोस्तों हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस द्वारा किसान को एक पपेट की तरह यूज किया गया है दशकों से, और क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश की है तो उन्हें एज अ टूल यूज करके उनके ही खिलाफ यूज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब चीजें धीरे धीरे बदल रही है। साल दर साल जितने लोग खेती में काम करते हैं उसकी संख्या घट रही है, जबकि टर्शियरी और प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। और इसी के साथ में हमारा देश हर साल जितना फूड वो प्रोड्यूस कर रहा है उससे धीरे धीरे ज्यादा फूड भी प्रोड्यूस करते जा रहा है, क्योंकि फार्मिंग एफिशिएंट बनते जा रही है। तो दोस्तों मेरा कंक्लूजन इस वीडियो का सिर्फ इतना था कि हमें हमारे देश की फार्मिंग के सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज लाना है। हमें लोगों को फार्मिंग से हटाकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट करना है और फार्मिंग और फार्मर्स को इमोशनली सोचने के बजाय हमें प्रैक्टिकली सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के कारण हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ GDP और नंबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यही वो चीज़ें होती है जिसके कारण हमारे देश की बाकी जो चीज़ें हैप्पी सिटीजन के लिए चाहिए होती है, जिसके अंदर लाइफस्टाइल, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन जैसी चीज़ें आती है, वो डिपेंड करती है। इसके कारण ये चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मैं जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो गलत लगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है वो भी आप मुझे बता सकते हो। अगला वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।